नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो विषय है, जिस विषय पर हम डिस्कशन करेंगे वो है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ओके, तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ भी कह सकते हैं। अगर अधिकार पूछे तो भी यही है और कर्तव्य पूछें तो भी यही। ओके, तीनों का मतलब एक ही। आइए शुरू करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं मुख्य रूप से 10 शक्तियाँ हैं। एक तो है नियुक्ति संबंधी शक्ति। भाई वो किसी की नियुक्ति करते हैं, बहुत सारे लोगों की। किन किन लोगों की नियुक्ति करते हैं वो देखेंगे। विधायक शक्ति, कानूनी शक्ति। भाई कोई विधेयक कानून कब बनेगा, जब उनके साइन होंगे। इसके अलावा मनोनयन की शक्ति। मनोनयन मतलब वो डिप्यूट करते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा में। लोकसभा में 2 लोगों को, एंग्लो इंडियन को, राज्यसभा में 12 लोगों को। तो वो वाली शक्ति। अध्यादेश, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। सैनिक, राजनीतिक और क्षमादान की शक्ति। सैनिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, क्षमादान की शक्ति। आपातकालीन शक्तियां। सुप्रीम कोर्ट से यानी सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति। और इसके अलावा है जेबी वीटो। ओके, तो ये शक्तियां हैं। अब एक एक करके थोड़ा सा गहराई में इनको समझते हैं ताकि याद रहे। इससे पहली वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया था, राष्ट्रपति महोदय के बारे में। कैसे उन पर महाभियोग लगता है, कैसे निर्वाचन होता है, निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग हैं, शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति नहीं है तो कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है तो कौन काम करेगा। तो ये सब बातें हमने पढ़ी थी। तो 2 वीडियो में आपके राष्ट्रपति कंप्लीट हो जाएंगे। और इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। सारे 365 अनुच्छेद याद करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि 365 से ज्यादा हैं क्योंकि उनके भी पार्ट्स होते हैं। तो इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम याद करेंगे। तो सबसे पहली है नियुक्ति संबंधी शक्ति, यानी कि किन किन लोगों को नियुक्त करते हैं। नंबर 1 है सबसे पहले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री यानी कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की और उनकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगी। एक मंत्रिपरिषद होगी और उसमें प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री। ठीक है। और राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। ओके, और उसके बाद उनके सुझाव के या सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। सुझाव या सलाह के अनुसार काम करेंगे। एक बार वापस कर सकते हैं किसी भी विधेयक को, कोई भी सुझाव को, लेकिन दोबारा अगर आया तो उनको उनकी बात माननी पड़ेगी। तो अगर एक लाइन में याद करें तो प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद मतलब उनके सभी नेताओं की नियुक्ति। इसमें अनुच्छेद 74 में तो मंत्रिपरिषद से संबंधित आए तो अनुच्छेद 74। इसके अलावा कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनके बारे में है आर्टिकल 148 में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, ये भी कई बार पूछा गया 74 में। तो 74 में मंत्रिपरिषद, 148 में कैग। यानी कि भाई सरकार खर्च करती है, पैसा आता है जाता है, खर्च करती है। ओके, तो कैग जो है क्या करते हैं, उनका लेखा जोखा तैयार करते हैं। मोटी भाषा में अगर बोले तो सरकार के अकाउंटेंट। क्या है, सरकार के अकाउंटेंट। इन्हीं की रिपोर्ट से पता लगता है कि कौन कौन सा घोटाला हुआ। जैसे आपने देखा होगा कोल स्कैम हुआ था बहुत बड़ा, ठीक है ना। तो कैसे पता चला, कैग की रिपोर्ट के अनुसार। भाई पैसे तो इसमें मूल्यांकन किया, पैसे इतने लगने थे 10 करोड़ और लगा दिए कितने, 50 करोड़। लगने कितने थे 10 करोड़, लगा दिए 50 करोड़। तो ऐसे कैग की रिपोर्ट के आधार पर इन घोटाले उजागर होते हैं। तो कैग की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय। तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, कैग की, गवर्नर, जितने भी राज्य हैं उनके राज्यपालों की नियुक्ति कौन करते हैं, यस, महामहिम राष्ट्रपति। इसके अलावा सीईसी, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के बारे में लिखा है, उसमें कौन कौन से लोग होंगे।
और वो क्या काम करेंगे, ठीक है, उनके अधिकार, शक्तियां, पर्यवेक्षण और चुनाव से संबंधित बहुत सारी बातें, ठीक है ना भाई। चुनाव कराना है तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है, मुख्य चुनाव मतलब ये चुनाव आयोग के पास, ठीक है। और इनकी नियुक्ति कौन कर रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय। और चुनाव आयोग बात आए या मुख्य चुनाव आयुक्त आए तो आपको 324 अनुच्छेद याद करना है। मंत्रिपरिषद के लिए कौन सा अनुच्छेद था, 74 केंद्र की मंत्रिपरिषद, ओके। कैग 148, मुख्य चुनाव आयोग 324। तो चुनाव से संबंधित कोई भी बात आई तो 324 के आसपास ही होगी, ठीक है ना, 324 से आगे। एक है महान्यायवादी, ये है अनुच्छेद 76 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखना। महान्यायवादी अनुच्छेद 76। तो महान्यायवादी आप ये समझिए सरकार की तरफ से वकील होते हैं, सरकार के एक तरह से वकील होते हैं। और जो सरकार कोई भी विधेयक लाती है, कोई भी बनाती है, तो कानूनी दृष्टि से क्या क्या कानूनी पहलू है उसके, तो उसको चेक करते हैं। भाई बहुत सारे सांसद है, विधायक हैं, सॉरी सांसद की बात करें, सांसद है तो उन्हें जब विधेयक लाते हैं तो बहुत सारी, उन्हें तो कानून उन्होंने नहीं पढ़ा, ठीक है, मोटा मोटा मालूम है, लेकिन जब कोई विधेयक लाते हैं तो उसका बहुत ही बारीकी से जांच करते हैं कि इसमें ऐसी कोई बात तो नहीं है जो किसी कानून का उल्लंघन करती हो या किसी संविधान के किसी नियम का उल्लंघन करती हो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे केस होते हैं, राज्य केंद्र पर करते हैं, केंद्र राज्य पर करते हैं, या व्यक्ति विशेष भी करते हैं। तो सबको कौन डील करेगा, महान्यायवादी, ओके। तो महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और ये है अनुच्छेद 76, कितने में बताइए जरा, 76। मंत्रिपरिषद कितने में था, मंत्रिपरिषद 74, वेरी गुड। महान्यायवादी कितने में है, 76। कैग कितने में, क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, बताइए जरा, यस 148, 148। चुनाव आयोग बोल दीजिए, या मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त, कौन से अनुच्छेद में, 324, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 324। अब अंतर्राज्यीय परिषद, अब अंतर्राज्यीय परिषद की भी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं, ठीक है। ये है अनुच्छेद 263 में, किसमें, अंतर्राज्यीय परिषद 263 में। अब ये क्या होती है, देखिए केंद्र और राज्यों के बीच विवाद होते हैं बहुत सारे, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर देते हैं। और यह है अनुच्छेद 263। तो अंतर्राज्यीय परिषद कौन से अनुच्छेद में, 263, वेरी गुड। और मंत्रिपरिषद बताइए फटाफट, यस 74। महान्यायवादी बताइए, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया सचिन, बहुत अच्छे, किसमें, 76। इसके अलावा कैग 148, आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा राष्ट्रपति महोदय संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, जिससे आईएएस बनते हैं, डीएम बनते हैं, ठीक है ना। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। यूनियन टेरिटोरी, यूटी मतलब यूनियन टेरिटोरी, यानी कि संघ शासित क्षेत्र के आयुक्तों की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय। भाई कोई संघ शासित क्षेत्र है तो या तो वहां पे कोई प्रशासक होगा, प्रशासक मतलब आयुक्त, आईएएस लेवल का, ठीक है ना, आयुक्त होगा, कोई संघ शासित क्षेत्र है, या फिर पास वाला स्टेट का राज्यपाल ही उस जो है जो संघ शासित क्षेत्र है उसका प्रशासन करेगा, ऐसे प्रावधान है, ओके। दिल्ली और पुदुचेरी में तो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, लेकिन बाकी जगह आयुक्त भी हो सकते हैं और गवर्नर भी उस पर प्रशासन कर सकते हैं। वित्त आयोग है 280, वित्त आयोग 280। भाई वित्त आयोग क्या होता है, हर 5वें वर्ष वित्त आयोग का गठन करते हैं राष्ट्रपति महोदय। वित्त आयोग का काम क्या है बताइए जरा एक बार, बताइए, यस विशाल बताइए जरा, यस, हाँ बिल्कुल। वित्त आयोग का काम है केंद्र और राज्यों के बीच
करों के बंटवारे का कार्य। तो करों के भाई पैसे इनकम कैसे होगी, करों से होगी। तो जब कर टोटल आ गए तो करों का हिस्सा क्या दे दिया राज्यों को, जो जो उनका हिस्सा है, ठीक है, और बाकी केंद्र सरकार के पास संचित निधि में। तो ये काम कौन करता है, वित्त आयोग। तो अनुच्छेद 280 याद कर लीजिए, वित्त आयोग किसमें है 280। मंत्रिपरिषद बताइए, यस वेरी गुड 74 में। महान्यायवादी वेरी गुड 76 में, बहुत बढ़िया। कैग कैग वेरी गुड 148। चुनाव आयोग, भाई चुनाव आयोग किससे मिलकर बना है, मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य सदस्यों से। कौन है उसमें बताइए जरा, अनुच्छेद यस 324 वेरी गुड। और वित्त आयोग 280। इसके अलावा भाषा आयोग, भाषा आयोग का भी गठन होता है और ये भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय, विशेष रूप से हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए और भी अन्य चीजों के लिए। पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय। चाहे एससी आयोग हो, एसटी आयोग हो या ओबीसी आयोग हो, तो इनकी जो नियुक्ति है, इनके आयोग के जो अध्यक्षों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही होती है। अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी या अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा। और भारत के राजदूत और अन्य राजनयिकों की नियुक्ति। भारत के राजदूत मतलब भाई अमेरिका समझ लीजिए, अमेरिका में क्या है, भारत के एक बड़े ऑफिसर है, ठीक है, और ये लोग जाते हैं आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। एक आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होती है, लेकिन ये किससे जाते हैं, आईएफएस, ठीक है। कोई आईएएस को सेलेक्ट करता है, संघ लोक सेवा आयोग के थ्रू ही जाते हैं, आईएएस के थ्रू कोई आईएफएस। तो ये इंडियन फॉरेन सर्विस वाले हैं, ठीक है। जब बड़े अधिकारी बन जाते हैं तो इनको राजदूत बना देते हैं, ठीक है, सरकार, महामहिम राष्ट्रपति। तो इनका क्या काम है, अगर इनको सरकार को अपनी नाराजगी प्रकट करनी है अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका ने ऐसा कुछ काम, कैसी कोई बात रही, तो ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति को बोलेंगे, सॉरी राजदूत को बोलेंगे, तो वहां अपना वो अधिकारियों से बात करेंगे। या उस कंट्री के लगभग हर कंट्री में राजदूत हैं भारत के, सबके होते हैं, या उस कंट्री के नागरिकों को कोई परेशानी है तो वो जनता किसके पास जाएगी, वो लोग किसके पास जाएंगे, राजदूत के पास, ठीक है। और राजदूत किससे बात करेंगे, सरकार से, ठीक है ना। तो ये राजदूत का काम है, अम्बेसडर भी इनको बोल देते हैं। शेड्यूल पिछड़े क्षेत्र, ऐसे नहीं है, पिछड़े अनुसूचित जाति क्षेत्र, नहीं ठीक है, अनुसूचित जाति क्षेत्रों के, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में जो आयोग रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में जो आयोग रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उस आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, यस भाई आपने देखा एसटी क्षेत्र है, ऐसी क्षेत्र भी होते हैं, पिछड़े अनुसूचित क्षेत्र। ओके, आगे बढ़ते हैं। विधायी शक्तियां, तो ये तो थी नियुक्ति संबंधी शक्तियां, 2-3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। और ये है विधायी शक्तियां, यानी कि कानून बनाने से संबंधित, ठीक है। तो सत्र, सत्रावसान, विघटन, तो किसी सत्र का प्रारंभ करना हो, ठीक है, तो वो शक्ति इनके पास। सत्रावसान यानी कि सत्र खत्म। भाई कोई कानून अगर बनाना हो तो कानून कैसे बनता है, किसी भी सदन में बनता है, लोकसभा राज्य में, लेकिन वो किसी सत्र में बनता है, या ग्रीष्मकालीन सत्र या शीतकालीन सत्र। बाकी टाइम में क्या है, जो सांसद हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में वर्क करते हैं। कानून के समय कानून बनाना हो तो सत्र चलते हैं, तो सत्र को बुलाना है, विघटन करना, सत्रावसान सत्र को समाप्त करना है, या लोकसभा को भंग करना है। विघटन मतलब लोकसभा भंग, किन्हीं भी कारणों से, चाहे तो सरकार का बहुमत नहीं है या और किन्हीं कारणों से, नॉर्मली ऐसी भंग होती है, तो लोकसभा को भंग करना,
अभिभाषण, देखिए अभिभाषण जो है, जो राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण है, वो किसी भी एक सदन में हो सकता है, चाहे लोकसभा में, राज्यसभा में। लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है, और सम्मिलित रूप से भी हो सकता है कि दोनों लोकसभा राज्यसभा के लोग सारे बैठे हैं तो भी अभिभाषण कर सकते हैं। और एक अभिभाषण और है, जब भी कोई सरकार गठित होगी, निर्वाचित सरकार आएगी, तो उसका जो पहला सत्र है, उसका सरकार का जो 5 साल के लिए आ गई, तो जो पहला सत्र है उसको भी वहां भी अभिभाषण करेंगे। ओके। और उसके अलावा सत्र तो हर साल चलते हैं, तो उसके अलावा जब भी सत्र चलेगा, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, तो जो पहला सत्र होगा, भाई हर साल होंगे ना, दूसरे तीसरे 5 साल तक होंगे, तो हर साल का जो पहला सत्र होगा उसमें भी राष्ट्रपति महोदय अभिभाषण करेंगे। तो क्लियर, एक तो सबसे पहला जब सरकार बनकर आई, और हर वर्ष सबसे पहले वाले का भी अभिभाषण करेंगे। नॉर्मली इसमें क्या होता है, ये सरकार की उपलब्धियों के बारे में या उनके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन करते हैं। अभी हाल ही में हुआ भी था, अगर आपने न्यूज में देखा हो, कानून बनाने से संबंधित। भाई कोई भी अगर कानून बनाना है तो कब बनता है, पहले प्रस्ताव, फिर विधेयक, फिर वो पास हो गया, फिर कानून। नहीं, अभी विधेयक है, जब राष्ट्रपति महोदय के साइन होंगे तब वो क्या बनेगा, कानून। तो सत्र सत्रावसन विघटन की शक्ति, अभिभाषण की शक्ति, और कानून बनाने की शक्ति, और कुछ बातें या कुछ विधेयक ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपति महोदय की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। कुछ विधेयक ऐसे हैं। अब वो कौन कौन से विधेयक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब वो क्या है, जैसे नए राज्यों का निर्माण है, नए राज्यों का निर्माण, उसको किसमें लिखा है, अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में लिखा है नए राज्यों का निर्माण करना। मान लो उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड बना, तो इसके लिए लोकसभा में पहले किनकी परमिशन ली गई विधेयक लाने के लिए, यस, राष्ट्रपति महोदय की परमिशन ली गई अनुच्छेद 3 के अनुसार। कौन सा अनुच्छेद, नए राज्य का निर्माण करना है तो कौन सा अनुच्छेद, यस, अनुच्छेद 3। ध्यान दीजिए, नए राज्यों का निर्माण क्षेत्र सीमा नामों में परिवर्तन, एक ही बात है। भाई नए राज्य का निर्माण करेंगे तो क्षेत्र भी अलग हो गया, उसकी बाउंड्री बनानी पड़ेगी, नाम भी चेंज करना पड़ेगा। तो एक शब्द में बोले तो नए राज्यों का निर्माण, अनुच्छेद 3 के तहत राष्ट्रपति महोदय से इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी इस विधेयक की। ओके। अच्छा, एक है नए राज्यों का प्रवेश है अनुच्छेद 2 में, प्रवेश है अनुच्छेद 2 में, और निर्माण है 3 में। तो 2 में क्या है, अनुच्छेद 2 में, आर्टिकल 2 में, कि भाई बहुत सारी रियासतें थी जब देश आजाद हुआ, तो जैसे अरुणाचल प्रदेश है, लगभग 550 के आसपास रियासतें थी। तो जब उनका प्रवेश किया धीरे धीरे, कभी पुडुचेरी का किया, कभी गोवा का किया, तो वो अनुच्छेद 2 के तहत हुआ नए राज्यों का प्रवेश। पहले उन्हें संशासित क्षेत्र बनाया और फिर भारत में उनका विलय किया गया, तो वो किया गया अनुच्छेद 2 के तहत। ये क्या है, 3 नए राज्यों का निर्माण। इसके अलावा धन विधेयक है 110 में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 110 में क्या है, धन विधेयक। तो नॉर्मली पैसे से संबंधित है, वित्त से संबंधित है, और 110 में ऐसे विषय ले गए हैं, ऐसे विषय क्लियर किए गए हैं जो जिनसे संबंधित विधेयक धन विधेयक होता है। अनुच्छेद 110 में ऐसे विषय हैं जिनसे संबंधित विधेयक धन विधेयक होगा। तो धन 10 आराम से याद हो जाएगा। तो धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में, 110 में। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। संचित निधि है 266, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। संचित निधि 266, जब वित्त आयोग आया, 5 वर्ष बना, राज्यों को उनके करों का हिस्सा दे दिया, बंटवारा कर दिया, 10% आपका, इतना आपका। तो जो राज्यों को देने के बाद जो बचता है तो वो सरकार संचित निधि में डाल देती है। वो पैसा कहां जाएगा, संचित निधि में जाएगा। ओके, तो संचित निधि 266। तो संचित निधि से भाई बहुत सारे सरकार पुल बना रही है, सड़क बना रही है, कोविड के लिए पैसे खर्च कर रही है। तो ये सारे पैसे कहां से आते हैं, संचित निधि से, अनुदान मांगों के माध्यम से, अनुदानों के माध्यम से ये क्या आएंगे,
पैसे इसमें खर्च होते हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कैग वगैरह की जो सैलरी है वो भी संचित निधि से ही दी जाती है। ओके, संचित निधि क्लियर। कराधान, और ऐसे कराधान वाले विधेयक जिनका संबंध जो है राज्यों से, जिनसे राज्यों के हित जुड़े हैं, ऐसे कराधान मतलब कर, ऐसे कराधान वाले विधेयक जिनका हित जो है राज्यों से जुड़ा है, अगर ऐसा विधेयक लाना है तो राष्ट्रपति की क्या है, पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। क्लियर। अब देखिए बहुत सारे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर होते हैं, ठीक है। सरकार बहुत सारे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर लगाती है। प्रत्यक्ष कर का मतलब हो गया जो डायरेक्ट लगा, जैसे इनकम टैक्स। आपकी सैलरी लगभग 8 लाख बनी तो 80,000 इधर दे दो भाई, ठीक है ना, तो ये हो गई सैलरी पर टैक्स। ओके, इसके अलावा प्रत्यक्ष कर सैलरी, ठीक है ना, तो सैलरी जो आयकर हुआ ये क्या हो गए, प्रत्यक्ष कर, आयकर जैसे, ठीक है। उसके अलावा जैसे आप संपत्ति कर में आप ये मान लो अगर आपने कोई मकान खरीदा या जमीन ली, और तो रजिस्ट्री होती है, पता है ना आपको सबको, रजिस्ट्री होती है। उसमें अगर आपने मान लीजिए 10 लाख का जो है जमीन ली, 10 लाख की जमीन ली, तो आपको स्टैम्प पेपर खरीदने पड़ेंगे, स्टैम्प पेपर खरीदने पड़ते हैं। और उसमें जब रजिस्ट्री होती है तो उसमें लिखा जाता है भाई ये जमीन ये व्यक्ति आपके नाम कर रहा है, और इसका साइज ये है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे इसकी लोकेशन है। तो 10 लाख की जमीन है तो समझ लीजिए 30, 35, 40 हजार रुपए आपके रजिस्ट्री में वो पेपर खरीदने में, सरकार से वो पेपर खरीदने में, स्टैम्प शुल्क खरीदने में वो आपके खर्च हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपने जब संपत्ति खरीदी स्टैम्प शुल्क, तो वो पैसे आपको तो कागज पर लिख कर दे दिया, तो वो पैसे किसके पास गए, यस वो गए सरकार के पास, तो यह संपत्ति कर। अब अप्रत्यक्ष कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर आप ऐसे समझ लीजिए जैसे सर्विस टैक्स या उत्पाद शुल्क। सर्विस टैक्स मतलब जैसे आप सपोज बस में जा रहे हैं, आप बस में जा रहे हैं तो आपने टिकट लिया, ठीक है जी, हरिद्वार से देहरादून जा रहे हैं, ठीक है ना, या कहीं भी मान लीजिए देहरादून से दिल्ली जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, सरकार ने आपको बस से सेवा दी, सर्विस दी, ठीक है ना, तो सर्विस टैक्स लेगी। तो किराया प्लस सर्विस टैक्स जोड़कर जो भी आया उसका उसने टिकट बना दिया और आपको दे दिया। तो ये आपको पता भी नहीं चला, तो आपने सर्विस टैक्स दे दिया। उत्पाद शुल्क, भाई हम लोग क्या करते हैं, कोई पेस्ट वगैरह खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है इंक्लूडेड ऑल टैक्स, तो हमने उत्पाद शुल्क भी दे दिया, ठीक है। तो इस तरह के जो है कराधान में आते हैं। अब अगर राज्यों से व्यापार वाणिज्य समागम पर निर्बंधन करने वाला कोई विधेयक, निर्बंधन मतलब रोक लगाने वाला, भाई कोई मान लीजिए आप सपोज जो प्याज है, प्याज की कीमत देश में जो है किल्लत हो गई, प्याज की किल्लत हो गई और प्याज बहुत महंगी हो गई, और उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग क्या है, व्यापारी निर्यात कर रहे हैं, तो निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह तेल, अब क्या है, पहले बहुत सारे लोग सरसों उगाते थे लेकिन अब धीरे धीरे कम कर दिया, और दलहन, ठीक है, दलहन भी उगाते थे। तो अब स्थिति क्या हो गई, जो हमारा देश था, तेल जहां भरपूर था, अब ये स्थिति हो गई वहां तेल की किल्लत हो गई, खाद्य तेल की, सरसों के तेल वगैरह की, ठीक है। अब हमें आयात करना पड़ रहा है, तो सरकार क्या करेगी, इस पर प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है ना, सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। बहुत महंगा मिल रहा है, लगभग 750-800 तक। तो व्यापार पर भी वाणिज्य मतलब मार्केटिंग, और समागम मतलब अगर मंगा रहा है, अगर इसका अपोजिट ले लें, अगर वो कहीं से ये चीजें मंगा रहा है तो भी सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है। राज्यों के व्यापार वाणिज्य समागम पर निर्बंधन लगाने वाला विधेयक, तो अगर इन विधेयकों पर ये विधेयक आ रहे हैं तो इससे पहले राष्ट्रपति महोदय की अनुमति लेनी आवश्यक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो संचित निधि कौन से क्षेत्र में बताइए जरा, यस
266, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 266, 266, जोगी जी कौन सी? 266, वेरी गुड। धन विधेयक है 110, धन विधेयक 110, ठीक है, संक्षिप्त। और नए राज्यों का निर्माण अनुच्छेद बताइए जरा। यस, 3। और नए राज्यों का प्रवेश अगर मैं बोलूं तो यस, वेरी गुड, 2, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ता है, संयुक्त बैठक। अगर किसी विधेयक को लेकर लोकसभा राज्यसभा में डिस्प्यूट हो रहा है तो राष्ट्रपति महोदय दोनों को बुलाकर बैठक कर सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है ना। तो संयुक्त बैठक की शक्ति भी इनके पास है और यह 108, संयुक्त बैठक 108, संयुक्त बैठक 108। मनोनयन, जैसे मैंने पहले बताया था, मनोनयन लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12, कला, साहित्य, विज्ञान, क्षेत्र, पत्रकारिता। अब हमें क्या करना है, जो एंग्लो इंडियन, एआई मतलब एंग्लो इंडियन को जो डिप्यूट करते हैं, तो जो शक्ति है अनुच्छेद 331 में एंग्लो इंडियन है, बस आप याद कर लीजिए। अनुच्छेद 331 में क्या है? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन कौन से अनुच्छेद में है? यस, 331। और जो राज्यसभा में जो 12 लोग डिप्यूट करते हैं तो वो है 80, इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको परीक्षा को पास करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम से पुराने क्वेश्चन आए जा रहे हैं, अब नए क्वेश्चन आ रहे हैं, पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है और स्वाभाविक है, होना ही है वो। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन है तो वो किस अनुच्छेद के तहत है, बताइए जरा। यस, रिप्लाई कीजिए, यस, 80। और एंग्लो इंडियन का बताइए। यस, 331, 331। अध्यादेश है 123। अध्यादेश 1, 2, 3 याद कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। अध्यादेश 1, 2, 3। अब राष्ट्रपति महोदय जब अध्यादेश लाते हैं तो उसकी वैधता जो है 6 माह रहती है। वैधता 6 माह रहती है, उसकी वैधता जो है 6 माह रहती है। उसकी वैधता 6 नहीं, गड़बड़, 6 वीक होगा। उसकी वैधता 6 हफ्ते रहेगी। जब भी कोई सत्र नीरस चलेगा तो सत्र चलने से 6 हफ्ते तक उसकी वैधता रहेगी। अब अध्यादेश होता क्या है? अब मान लो सत्र नहीं चल रहा है, भाई कानून तो सत्र में बनेंगे, सत्र नहीं चल रहा है और अचानक एक अध्यादेश लाने की आवश्यकता है। जैसे शायद मैंने आपको पहले भी शेयर किया था, निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड, ठीक है। उसमें एक लड़का जिसने सबसे ज्यादा जघन्य अपराध किया था, घृणित अपराध किया था, तो उस लड़के को मात्र 3 साल की सजा हुई और वो बच गया। और पूरे देश को, पूरे विश्व को, सबको पता था, जज को भी मालूम था कि एक क्रिमिनल है, सबसे ज्यादा जघन्य अपराध इसी ने किया। उसका कारण ये था क्योंकि जो नियम बने हुए हैं, कानून बना हुआ है, उसमें ये था कि अगर 18 साल से कोई कम का बच्चा है, 18 साल से कम का है, यानी कि अवस्थ है, तो उसका जो मैक्सिमम जो सजा है वो 3 साल की होगी। मैक्सिमम सजा 3 साल की होगी। तो ना चाहते भी उसको मात्र 3 साल की सजा हुई और वो फ्री हो गया, ठीक। तो तुरंत एक अध्यादेश लाने की आवश्यकता पड़ी और इसमें निर्धारित किया गया कि अगर 16 साल से कम एज का कोई बच्चा कह सकते हैं, युवा कह सकते हैं, 16 साल से कम एज का, जहां तक मुझे याद रहा 16 साल ही है उसमें, 16 साल से कम एज का अगर किसी जघन्य अपराध में लिप्त है, किसी जघन्य अपराध में संलिप्त है, तो उस पर वश की तरह अभियोग चलाया जाएगा, ठीक है। तो तुरंत अध्यादेश लाया गया और इसकी वैधता जब भी सत्र चला तो 6 हफ्ते तक थी, 6 वीक, 6 हफ्ते तक रही, लगभग 1.5 महीना। और जैसे ही सत्र चला तो उसको पास होना आवश्यक है 6 हफ्ते के अंदर अंदर। तो फिर ये पास हो गया और वो कानून बन गया। मेन बात क्या है, राष्ट्रपति राज्य सूची के किसी विषय पर कानून अध्यादेश नहीं ला सकते, उसके लिए कौन लाएगा? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गवर्नर, राज्यपाल। तो अध्यादेश बहुत ही सिंपल है, 1, 2, 3 अध्यादेश, 1, 2, 3। एंग्लो इंडियन बताइए जरा, एंग्लो इंडियन, यस, 331।
एंग्लो इंडियन रिप्लाई कीजिए, यस वेरी गुड। 331 संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन यस 108, संयुक्त अधिवेशन 108। एंग्लो इंडियन बताइए, यस। और अगर मैं आपसे पूछूं कैग, कैग बताओ जरा, कैग, कैग यस 148, कैग 148। मंत्री परिषद केंद्र की, यस 74, बहुत बढ़िया। और अध्यादेश 1 2 3 123। सैनिक शक्ति, ये पता है, ये तीनों सेनाओं के हमारे राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होते हैं और कानून के अनुसार, ठीक है, ये लोग ये अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। राजनीतिक शक्ति, भाई किसी देश से संधि करनी है, ठीक है, या राजदूतों की नियुक्ति करनी है या अन्य राजनयिकों की नियुक्ति करनी है, तो वो भी ये करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था आपको शुरू में, राजदूत मतलब एम्बेसडर, यानी कि हमारे प्रतिनिधि, यानी कि भारत सरकार के एक प्रतिनिधि हैं उस कंट्री में। क्षमादान, क्षमादान की शक्ति इंपॉर्टेंट है, ये अनुच्छेद 72 में, याद कर लीजिए 72 72 72। तो क्षमादान, क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में। क्षमादान की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है बताइए जरा, यस 72 में। मंत्री परिषद कौन से अनुच्छेद में, 74 में, वेरी गुड। महान्यायवादी किसमें है, कौन सा अनुच्छेद, यस वेरी गुड 76, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते, देखिए इसमें जो क्षमा के रूप है वो है, तो क्षमा एक है परिविलंबन, एक है परिहार, एक है लघुकरण, और एक है विराम, विराम भी है। क्षमा, परिविलंबन, परिहार, लघुकरण और विराम। अगर आप कोई सामान्य पेपर दे रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल या और कोई सामान्य दे रहे हैं, तो क्षमादान 72, ये कई बार आ भी चुका है, हो सकता है थोड़ा सा गहराई में आ जाए। और अगर किसी बड़े एग्जाम को दे रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, समीक्षा अधिकारी, यूके SSSC या यूके PCS या यूपी PCS, ठीक है ना, कोई भी, या कोई रेलवे का एग्जाम, तो फिर आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अब क्षमा में क्या है, क्योंकि क्षमादान तो कई बार आ चुका है 72, कई बार पूछ सके, हो सकता है फिर आ जाए। तो क्षमा में क्या है, पूर्णतः क्षमा कर दी जाती है, राष्ट्रपति महोदय पूर्णतः क्षमा कर देते हैं, पावर है उनके पास किसी भी अपराधी को। उसके बाद है परविलंबन, क्या है, परविलंबन, परविलंबन मतलब रोक, परविलंबन मतलब रोक। वो किसी विशेष जो दंड है उस पर रोक लगा सकते हैं, जैसे मृत्यु, जैसे मृत्यु पर रोक लगा सकते हैं, ठीक है, मृत्यु पर वो लोग रोक लगा सकते हैं और थोड़ा कम सजा कर सकते हैं। परिहार, परिहार मतलब छोड़ना, ठीक है, परिहार में क्या करते हैं, समय थोड़ा सा कम कर देते हैं, जो उसका कारावास का समय है तो उसका समय थोड़ा सा कम कर देते हैं, परिहार में समय कम करते हैं। लघुकरण, लघुकरण में क्या करते हैं, लघुकरण में भी कमी करते हैं, लेकिन लघुकरण में सजा का स्वरूप कम करते हैं, लघुकरण में सजा का स्वरूप कम करते हैं और परिहार में समय कम करते हैं। दोनों में अंतर क्लियर कर रहा हूं, परिहार में समय कम कर दिया जो भी समय है, और लघुकरण में सजा का स्वरूप कम करते हैं। जैसे मान लो अगर किसी को कठोर कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, तो राष्ट्रपति महोदय उसको सामान्य कारावास में परिवर्तित कर सकते हैं। तो कठोर से सामान्य आ गया तो उसकी सजा को कम कर दिया, स्वरूप को कम कर दिया, ठीक है, सजा कम है। विराम, विराम में क्या है, विराम में सजा को विशेष स्थिति में कम करना। विशेष स्थिति मतलब मान लो कोई है, कोई गर्भवती है, तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में, इस स्थिति में राष्ट्रपति महोदय इनकी जो सजा है उनको कम कर सकते हैं, ओके। और एक विशेष बात, अगर एक बार याचिका रद्द हो जाती है, भाई मुजरिम में बहुत सारे याचिका डालते रहते हैं, हो सकता है कि आप तो महामहिम सुन ले, तो फिर वो दोबारा अपनी याचिका है वो नहीं डाल सकता। अब देखिए इसका दुरुपयोग किया था किसमें, जो निर्भया हत्याकांड था, इसमें क्या काम किया था वकील ने, कभी एक से याचिका दिलवा दी क्षमादान की, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, तो चालबाजी करके एक जो उनका मृत्यु दंड का जो समय था उसको एक्सटेंड करता रहा, वो करता रहा, यानी कि इसका दुरुपयोग किया।
उस वकील ने इसका क्या किया, दुरुपयोग किया। हालांकि उनको तो मना ही करना था राष्ट्रपति महोदय को, क्योंकि इतना जघन्य अपराध किया है, तो इसका दुरुपयोग किया। तो याचिका एक बार जा सकती है, दोबारा नहीं जाएगी। आपातकालीन शक्ति, अब राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां हैं। क्या है? आपातकालीन शक्तियां हैं। तो इसमें 352, 56 और 60, 52, 56 और 60, इसमें 52 में 4 जोड़ो 56, 56 में 4 जोड़ोगे 60, बहुत ही आसान है। 352, 356, 360। 352 तब लगता है जब कोई बाह्य आक्रमण हो जाए या कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए। बाह्य आक्रमण हो जाए, युद्ध हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, सैनिक विद्रोह हो जाए, तो 352 लगेगा, राष्ट्रपति महोदय लगा देंगे। ठीक है, पहले भी हमने डिस्कस किया है संविधान वाली वीडियो में। ओके, 356, 356, 356 में क्या है, ये तब लगेगा राष्ट्रपति शासन जब संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए। संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए। संवैधानिक तंत्र पता ही है, संवैधानिक तंत्र फेल होने का मतलब जैसे उत्तराखंड में बहुमत के लिए क्या है, टोटल 70 है, तो 35, 36, लगभग 36 चाहिए बहुमत के लिए। कितनी चाहिए? 36। अब अलग अलग दल हैं, किसी के 36 आए नहीं, किसी के 20 आए, किसी के 15 आए, किसी के कुछ आए, और वो लोग आपस में मिल भी नहीं रहे, वो लोग आपस में मिलकर भी बहुमत नहीं बना रहे। तो इस स्थिति में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया, क्योंकि वो तो कह रहा 36 चाहिए। अकेले ले लो, अकेले मिलकर आ जाओ, या दोनों मिलकर 36 कर लो। तो इस कंडीशन में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया और राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। झारखंड में कई बार लगा है, ओके, और सबसे पहले शायद जम्मू कश्मीर में लगा था। आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, 360 है वित्तीय आपात, और वित्तीय आपात जो है 2 माह के लिए लग सकता है। इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना। वित्तीय आपात 360 2 महीने के लिए, ये वित्तीय आपात है 360। 280 है वित्त आयोग, कोई कंफ्यूजन नहीं, वित्त आयोग 280, ये 360, 360 मतलब पूरा सर्कल बन गया। ओके, अब एक है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श। राष्ट्रपति महोदय सार्वजनिक विषयों पर जो सब लोगों से संबंधित हो, तो सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श ले सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 143। कौन सा अनुच्छेद बताइए जरा? यस, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की शक्ति। आगे बढ़ते हैं। आखिरी, जेबी वीटो। राष्ट्रपति के पास एक पावर है जेबी वीटो। अब जेबी वीटो में क्या है, वो कह रहे हैं कि इनके पास विधेयक को हाँ या ना कहने के लिए समय का अभाव है। हाँ या ना कहने के लिए समय का अभाव है। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है कब हाँ करनी है कब ना करनी है, अपने पास रख सकते हैं कई दिनों तक, कई सालों तक। उसका लिमिट ही नहीं है, पता नहीं 5 साल 10 साल कब तक वापस करते हैं, रखा है तो रखा है, ऐसी पावर है। ठीक है, कारण क्या है? कारण यह अनुच्छेद 111 में लिखा है कि अगर लौटाना है तो यथाशीघ्र लौटा दो। लौटाने का मतलब मना करना नहीं है, लौटाने का मतलब मना करना नहीं है, पुनर्विचार के लिए अगर लौटाना है तो यथाशीघ्र लौटा दो। तो यथाशीघ्र किस में लिखा है? 111 में। एक हमारे राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। कौन? ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने क्या काम किया? 86 में, 86 में डाकघर संशोधन विधेयक, डाकघर संशोधन विधेयक जब इनके पास आया तो इनके पास ही रह गया, वापस किया ही नहीं। ना यथाशीघ्र लौटाया, परमानेंट पास रह गया, ना हाँ बोला ना बोला। कारण क्या था? समय सीमा का अभाव, कोई लिमिट ही नहीं कब हाँ ना बोले। 89 में ही राष्ट्रपति थे इनके बाद वाले वेंकट रमन। कौन थे? वेंकट रमन। यस, वेंकट रमन थे। और इसमें क्या होता, इन्होंने एक जो विधेयक था उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया और बाद में सरकार ने इसको रद्दी कर दिया। ओके, और राष्ट्रपति से संबंधित और महत्वपूर्ण बातें देखिए, पता ही आपको हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति हैं कौन है? रिप्लाई कीजिए। यस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो प्रथम वाले में 2 बार रहे, तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार, प्रथम उपराष्ट्रपति नहीं, जो राधाकृष्णन है वो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। राधा जो कृष्णन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, जो पहले वाले हैं,
सर्वपल्ली जो राधाकृष्ण हैं वो भी 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। तो जो पहले वाले हैं 2-2 बार रहे वो कंटिन्यूस। इसके अलावा नीलम संजीव रेड्डी के बारे में भी प्रश्न आता है कि वो पहले तो हारे और अगली बार राष्ट्रपति के चुनाव में निर्विरोध चुन लिए गए। और जो पहली महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए जरा फटाफट। यस 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 यस, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर से एक रिवीजन। मंत्रिपरिषद कितने में है बताइए? वेरी गुड। नहीं 72 में, क्या 72 में बताइए जरा, अनुच्छेद 72 में। यस, समाधान 74 में बताइए। मंत्रिपरिषद क्षेत्र में बताइए। क्षेत्र, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। महान्यायवादी, महान्यायवादी। ओके, और 108 में बलदेव, 108 में बताओ अमित। यस, संयुक्त अधिवेशन। अगर मैं पूछूं अध्यादेश, अध्यादेश कितने में है? यस, सिंपल 1 2 3 अध्यादेश 1 2 3। अगर मैं पूछूं एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन को डिप्यूट करने वाली पावर कौन से अनुच्छेद में है बताइए? यस वेरी गुड, 331। 331। और अगर मैं बोलूं जो राज्यसभा में 12 लोग डिप्यूट करते हैं, अनुच्छेद बताओ जरा। यस 80, वेरी गुड 80। और कैग, कैग वाला जिसमें कैग है 148, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक, बहुत बढ़िया। देखिए एक बात आपसे शेयर करनी थी। अगर आपको और इसमें विषय चाहिए और डिटेल में देखने हैं और चैप्टर देखने हैं, संविधान से रिलेटेड हो तो, या संविधान हो या हिस्ट्री से रिलेटेड हो या उत्तराखंड से रिलेटेड हो, तो आप वेमी लर्निंग, वेमी VEMI वेमी लर्निंग चैनल है ये। वेमी लर्निंग पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। और जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप ये चीजें देख सकते हैं। ओके, और मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि जो भी नीडी लोग हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको आप ये शेयर करें अपने दोस्तों को। अगर यदि बस इतना भी कहना है साथ साथ, यदि आपको लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है ये काम की चीज है, इसमें कुछ चीजें समझ में आ रही है, तो ठीक है, अगर आपको सही समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, जो संकीर्ण सोच है उसको साइड में रख दीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बस मुझे समझ में आ जाए, मेरे साथ वाले को समझ में ना आए, वो मुझसे ब्रिलियंट ना हो जाए। तो अगर ऐसी सोच है तो उसको साइड में रख देना, क्योंकि ऐसे सोच वाले, उनका सफल होना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि मेरा ऐसा विश्वास है आप ऐसे नहीं है, आप में से कोई भी ऐसा नहीं है। ओके, तो अब क्वेश्चन लिख लीजिए, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन नहीं दूंगा तो फिर ये आपका स्ट्रॉन्ग होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आप भी थोड़ा ढिलाई कर देंगे। क्वेश्चन बोलूंगा मैं तो आप उसको रिप्लाई करेंगे तो सॉलिड हो जाएगा, बढ़िया। तो फटाफट लिखिए। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राष्ट्रपति महोदय किस अनुच्छेद के माध्यम से करते हैं? यस, संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है? यस, एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति, शॉर्ट में लिख दो, PR कर दो, ठीक है ना, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के माध्यम से करते हैं? राज्यसभा में 12 लोगों का मनोनयन किस अनुच्छेद में दिया गया है? कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है? महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 380 का संबंध किससे है?
अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का, देखिए राज्यपाल का भी है, राज्यपाल का 213 है, 2 को बाहर कर लीजिए, 213 ये है, 123। राष्ट्रपति महोदय का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352, 360 और अनुच्छेद 352, 356, 4 दौड़ते जाइए, 352, 356 और 360 की 2 लाइनों में व्याख्या कीजिए। 3 भी कर सकते हैं, मैंने मतलब समझाना बस कब लगते हैं। किस राष्ट्रपति ने डाकघर संशोधन विधेयक संसद को वापस ही नहीं किया? धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक, धन 10। ओके। संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? नए राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद में है? नए राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद में है? नए राज्यों का प्रवेश किस अनुच्छेद के माध्यम से किया जाता है? नए राज्यों का प्रवेश किस माध्यम से किया जाता है? तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारी बातें आपके दिमाग में टिकी होंगी, रुका होगा। इन प्रश्नों के उत्तर देंगे तो आपको 80 या 90% पक्का हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया। और खाली इसको पढ़कर छोड़ देंगे तो फिर समस्या हो सकती है। ठीक है, आप नोट्स बनाते रहिए, प्रश्नों को हल करते रहिए, ठीक है, तो आपके बढ़िया स्टडी होगी। एग्जाम के टाइम मात्र आपको रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। तो आज के डिस्कशन का समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।